वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, कल यूपीएससी का पेपर हो चुका है, आप सभी लोगों ने पेपर देख ही लिया होगा। तो ये मैं सबसे ऑथेंटिक मुझे लगी है ये आंसर की जो डिटेल्ड वर्जन में दी हुई है, ये बुकलेट डी सीरीज़ की है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे डी सीरीज़ की बुकलेट है, तो इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब डिटेल वर्जन में दिए हुए हैं आंसर्स, तो मुझे अच्छा लगा है काफ़ी, इसलिए मैंने सोचा है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने इस वीडियो के एंड में वाजीराम एंड रवि जो सबसे ज़्यादा मतलब माने जाते हैं मास्टर्स यूपीएससी की कोचिंग के एकदम बादशाह माने जाते हैं, बेताज बादशाह, ठीक है, उनकी भी मैंने डाली हुई है आंसर की उनकी, लेकिन बुकलेट बी सीरीज़ की है, उनकी बुकलेट बी सीरीज़ की है, बट वो भी डिटेल्ड आंसर्स हैं। तो आप ऐसा कुछ है नहीं, रीशफल करके क्वेश्चन आगे पीछे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि ये एमएसएमई से रिलेटेड था। ठीक है, अगर एमएसएमई एक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं रहा होगा, जिन्होंने भी ये पेपर दिया होगा, या नहीं भी दिया है तो भी जिन्होंने पेपर देख लिया होगा तो भी। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई के अंडर आपके मीडियम एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनमें प्लांट एंड मशीनरी इज़ बिटवीन 15 to 25 करोड़। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन थी या क्वेश्चन था स्टेटमेंट ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो इसमें अगर आपने पढ़ा होगा ये एक्ट अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर इसका करेक्ट आपका सीधा सीधा क्या निकल के आता है, ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। ठीक है, यानी सिर्फ सेकंड ऑप्शन ये आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, पहली वाली गलत थी। ठीक है, क्यों गलत थी मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो थी ना 2020 की, लेटेस्ट जो आई थी वो 2020 की थी, और उसमें क्या था कि मीडियम एंटरप्राइजेस की प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़। ठीक है, और टर्नओवर नहीं होना चाहिए 250 करोड़ से ऊपर। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज अब क्या है, डिजिटल करेंसीज़ के ऊपर आरबीआई ने काफ़ी चीज़ें डाली थी, पता होगा आप लोगों को, अगर थोड़ा बहुत भी मतलब ध्यान रहा हो। यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, फाइनेंस सेक्टर से ज़्यादा जुड़े होते हैं ना। ठीक है, यंग जनरेशन है हमारी, थोड़ा हमें बहुत अच्छा लगता है डिजिटल चीज़ें सुनना करना, है कि नहीं। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि भारत में कहाँ डिजिटल करेंसीज चल पाएंगी, अपने ही लोगों ने मजाक उड़ाया, अपने विपक्ष के ही लोगों ने, क्या ही दूसरी कंट्रीज़ को बोले। और आज इंडिया टॉप कर रहा है फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब के ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, ये उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया था कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट ठीक है, विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, और अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बी विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। अब आप बताइए आपके हिसाब से इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा मतलब आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है। ठीक है, तो ये बताइए इन दोनों में से, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी निकाली थी, है ना, ये पता होगा आपको। उन्होंने बोला था कि वेरियस सीबीडीसीज, ठीक है, आपका जो था द रोल ऑफ यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम को उन्होंने बोल दिया कि दे आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब है कि इंडिस्पेंसिबल, भाई डिस्पेंसिबल का मतलब क्या है, जिसको हम डिस्पेंस कर सकते हैं, मतलब जिसको फेंक सकते हैं। तो उसने बोल दिया, मतलब सेंट्रल बैंक ने सीधा बोल दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेके, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके, कि जो यूएस डॉलर है, जो आपका यूएस डॉलर है, ठीक है, और जो स्विफ्ट है, ठीक है, स्विफ्ट जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री से मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको पता होंगी ये चीज़ें। एक सेकेंड, सॉरी, होम स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको ये पता होगा कि स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, स्विफ्ट एंड बेसल, ये चीज़ें थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं भी पता होगा तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगी एक अलग से क्लास लेके, क्योंकि ये मुझे आइडिया है बिलोंगिंग टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो स्विफ्ट सिस्टम को उन्होंने बोल दिया कि ये इंडिस्पेंसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, इनको हम, इनके बिना भी काम चल सकता है हमारा, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाती है। और आरबीआई की वेबसाइट से 5.7 प्रोग्रामेबिलिटी 1 इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ सीबीडीसी हैज़ बीन टोल्ड दैट इट इज़ द टेक्निकल पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामेबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रामेबिलिटी इनकी वो है, और उसके बाद उन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन दे दी कि एमएसएमईज़ के लिए भी इट में टेक केयर ऑफ द इशू ऑफ डाइवर्जन ऑफ द फंड्स एंड फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, दिस मे हेल्प इन इंश्योरिंग द एंड यूज विच बैंक्स हैव टू कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, ग्राफिक विद अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही थी। ठीक है, देखने से ही पता लग रहा था, तो इसलिए दोनों उसमें स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा। देखिए फाइनेंस के ऊपर इस बार बहुत क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा पेपर क्या ही बोलूँ मैं, मज़ेदार रहा या क्या रहा वो तो भगवान ही जाने।
ठीक है, बट फाइनेंस की जहाँ चीज़ें आ जाती है थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, टर्म बीटा थोड़ा सा भी अगर आपको पढ़ा हो तो बीटा आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड था, फ्लक्चुएशंस। ठीक है, फ्लक्चुएशन से रिलेटेड था, कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में, तो इसलिए इसका ऑप्शन सीधे सीधे हमें दिख रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ ए स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो बीटा है क्या, इट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग स्टॉक्स वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है, हिंदी में पता होना चाहिए। वॉलेटाइल, कोई भी चीज़ वॉलेटाइल होती है मतलब जल्दी उड़ना ना, जिसको कहते हैं उड़ना, जल्दी ख़त्म होना, वैसे। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब होता है, तो स्टॉक्स विद बीटा वैल्यू ग्रेटर दैन 1 आर मोर वॉलेटाइल दैन मार्केट। ठीक है, जिनकी वैल्यू भी ग्रेटर दैन 1 है वो मोर वॉलेटाइल है मार्केट में, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन उसके बाद बात आती है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगेन फाइनेंस सेक्टर से, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये फिर से सवाल, इसलिए मुझे अच्छा लगा एसएचजी वाला। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट देखने से ही पता लग रहा है गलत है, एसबीआई ने तो शुरू नहीं किया है। ठीक है, एसबीआई ने शुरू नहीं किया है, पहली चीज़। देन उसके बाद सेकंड था कि सारे मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। ठीक है, बिल्कुल ये तो सही है, एसबीआई ने शुरू नहीं किया एसएचजी। ठीक है, देन उसके बाद आरआरबी और शेड्यूल्ड कमर्शियल ग्रामीण जो भी आपके बैंक्स हैं, दे सपोर्ट एसएचजी, सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, इसलिए दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग यूजुअली करते थे बच्चे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, और जो बड़ा कोचिंग सेंटर वाले बड़ा सिखाते थे उसको ही एलिमिनेट कर दिया यूपीएससी ने। सीधा सीधा उसने कैन, मे, माइट, दिस, दैट, शुड, ये वो सब खत्म, ये खुद ही देख के बताओ। अब आप ये बताओ कि कौन से दो सही, कौन से तीन सही, कौन सा एक सही। वो ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि सेकंड सही है कि थर्ड। पहले होता था ना इधर 1 और 2 या ए एंड बी आर करेक्ट, ऐसे दे देता था। ठीक है, ख़त्म ख़त्म कहानी, यहीं से ख़त्म, टाटा गुड बाय, यहीं से हुआ। ठीक है, पेपर में कल हवाइयाँ इसीलिए उड़ी, एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया। तो उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया सिंपल, एसएचजी ऑब्वियसली बात है एसबीआई ने नहीं किया है। ठीक है, और हाँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये चीज़ इन्होंने उठाई कहाँ, 10th स्टैंडर्ड से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन को रिपे करने की, और सारे आरआरबी और एसएस जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, करना ही करना है। ठीक है, आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन था, इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ठीक है, केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव क्योर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेशन केयर, एंड अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। बताइए इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है, जल्दी बताइए। इसमें एक्चुअल में दोनों ही सही हैं, बट जो आपकी भाई एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो सेकंड सही नहीं है, देखने से ही पता लग रहा है। दोबारा आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट सही है कि जो इंडिया का पब्लिक सेक्टर है वो लार्जली फोकस कर रहा है लिमिटेड, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर पे, लेकिन क्या दूसरी जो स्टेटमेंट दी है वो क्या उसको सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट नहीं कर रही है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट सही है, बट सपोर्ट उसको नहीं करती है, और इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, क्या इंडिया एक्सट्रैक्ट कर रहा है मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल, हर साल कर रहा है, ये आप बताइए मुझे, और इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18%। ये बताइए ज़रा, क्या दोनों आपको सही लगे इसमें? बिल्कुल, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही थे, और स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई इतनी जनसंख्या बढ़ी रही है, पॉपुलेशन अभी हमारी कहाँ पे पहुँच चुकी है, हाईएस्ट है इस टाइम पे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर की नीड्स उतनी बढ़ रही हैं। ठीक है, और वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत बढ़िया से हो भी चुकी है, अब यह और इंक्रीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ये पॉलिटी का क्वेश्चन आया। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन पॉलिटी का। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. The Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. ठीक है, और थर्ड ऑप्शन, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। क्या लगता है इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और वो करेक्ट कौन सी है? करेक्ट कौन सी है बताइए? स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है हमारे स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 ये दोनों आपके रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों रॉन्ग हो जाते हैं? उन्होंने दी एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 3 तो इसलिए इनकरेक्ट है, पोटा लग जाता है उधर, ठीक है। पोटा मेक्स अ डिपार्चर फॉर द जनरल रूल ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 32, ठीक है। कन्फेशंस मेड टू अ हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स कैन बी मेड यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट द मेकर, ठीक है। वेयर एज द जनरल रूल ऑफ एविडेंस इज दैट कन्फेशंस मेड टू अ पुलिस ऑफिसर और इन पुलिस कस्टडी आर नॉट टू बी यूज एज एविडेंस। ये पता होना चाहिए। और स्टेटमेंट 2 तो वैसे ही करेक्ट नहीं है, देखने से ही पता लग रहा था, ठीक है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है? उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। अब फिर से कंट्रीज़ दे दी उन्होंने, ठीक है, जिनमें मतलब सिविल स्ट्राइफ और फूड शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है। और अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में थी, कौन सी थी? सोमालिया। आपको पता होना चाहिए, सोमालिया का आया था कि आपकी वहाँ पे मतलब चला ही जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे चला ही जा रहा है। और फेमाइन आया है, ठीक है, अभी, ठीक है, मेजर फेमाइन आया है 2022 में, सितंबर दिसंबर, कब? 2011 के बाद। और कितने लोग मर चुके हैं? 2,60,000 लोग डेथ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर कीज रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। बताइए दोनों ऑप्शन सही हैं कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल है, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल क्या है? ये एक तो ये पता होना चाहिए, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। मैंने खैर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मैंने इतनी तैयारी बेसिकली करी भी नहीं थी। ये तो मैंने बीच से ही स्टार्ट करी थी, यूपी पीसीएस की भी तैयारी, ये भी मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो मैं पूरा डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाई हूँ कि फुल फ्लैश जैसे बच्चे पढ़ते हैं 1-1 साल 2-2 साल, ठीक है। जॉब में भी रही, खैर इधर रुझान भी नहीं था, मेरे साथ ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें हुई तब जाके मेरा इस तरफ हुआ है। तो हार्डली फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स आई एम इनटू प्रिपरेशन फॉर सिविल्स अगेन, ठीक है। 4 साल के गैप के बाद बताया हुआ है मैंने आपको, उसके बारे में कभी बताऊँगी फुर्सत से क्या थी चीज़ें। कुछ एक पुश चाहिए होता है ना सबको, मोटिवेशन के लिए मेरा वही था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये इजी था, ठीक है। पॉलिटी का जिसको भी थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि भाई प्रेसिडेंट का हमें पढ़ के जाना है, तो पढ़ के गए होंगे और ये कर लिया होगा उन्हें, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी इलेक्टिव असेंबली की, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वैल्यू होगी वोट की, किसकी? ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। देन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि टोटल रेशो जो है पॉपुलेशन का टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स पुडुचेरी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। क्या लग रहा है? एब्सर्ड नहीं लग रही स्टेटमेंट्स देखने में ही? इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और कौन सी स्टेटमेंट सही है वो देख लीजिए पहले तो, ठीक है। तो इसमें जो सबसे सही जो स्टेटमेंट लग रही है दैट इज़ द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, पुडुचेरी वाली, ठीक है। उसमें है भाई पुडुचेरी का स्टेक ज़्यादा है। पहली, दूसरी, तीसरी ऑप्शन अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा है ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। पहली स्टेटमेंट तो वहीं गलत है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ एमएलएज इन द स्टेट। वो इस पर नहीं डिपेंड करती कि कितने नंबर ऑफ आपकी ये असेंबली की सीट्स आई हैं, ठीक है, इस पर नहीं डिपेंड करती है किसी भी हाल में। तो ये तो यही गलत, ये भी गलत, ठीक है। थर्ड, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश कितना है? 131 है, ठीक है। और केरला का कितना है? केरला का 152 है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गई। तो 3 स्टेटमेंट्स तो वैसे ही गलत, चौथी ही सही है, तो इसलिए ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे आया था, ठीक है, बॉर्डर पे आया था क्वेश्चन, बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पे वो हो रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं कर ले गई थी, ठीक है। इसमें 2 आपके, ठीक है, कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर आपको पता हो, अभी यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन आना ही था कि भाई यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो इन कंट्रीज़ में से बुल्गारिया, हंगरी, लिथुआनिया, रोमानिया, लाटविया, चेक रिपब्लिक, ठीक है, सॉरी नॉट शेज, ठीक है, मुझे शेजवान सॉस याद आ रही है, मोमोज खाने का मन कर रहा है पेपर देने के बाद ऐसी ही क्रेविंग उठती है, पहले नींद पूरी करनी है, सो नहीं पाई जो मैं इतने दिन से, ठीक है। चेक रिपब्लिक तो हो ही गया, ये तो बहुत ही दूर हो गया, ये कहाँ हिसाब किताब रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका हंगरी एंड रोमानिया, ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है? बताइए, पढ़ के बताइए, देखिए कौन सा सही लग रहा है। इंफ्रारेड क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है रफली 2/3 ऑफ द आइसोलेशन? नो।
ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ आइसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ रिसीव्ड एट पोल्स, या ये सही लग रहा है? नो। ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ये सही है। इंफ्रारेड वेव्स आर ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर एरे, बिल्कुल ही गलत है, तो 10वीं का सवाल बिल्कुल ही ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 13th पे आ जाते हैं। सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन यूज आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। हाँ बताइए इसका आंसर क्या क्या सही लग रहा है आपको? बताइए बताइए। सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपकी क्या है, रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में? नो। स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ओवर है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने दिया भी एक्सप्लेनेशन, देखिए बहुत अच्छे से दिया है, तभी मैं ये आपके साथ लेके आई हूँ ये वाला डिटेल्ड आंसर। द सॉइल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ इंटेंस लीचिंग, सो द स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। लीचिंग है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ गए, है ना? बट दूसरा उसका करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनिक मैटर जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई होता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन 14। स्टेटमेंट दी हुई थी कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट वगैरह के बारे में। उन्होंने बोला टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन विंटर, एक स्टेटमेंट ये दे दी। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या दे दी उन्होंने फिर से, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ लैंड सरफेस, ये तो सही है, ये सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, और इन्होंने क्या दे दिया था, इन्होंने दे दिया था इट इज़ ग्रेटर इन समर, समर में नहीं होता है, विंटर में ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़, इसीलिए सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीस्मोग्राफ, पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, and P waves the individual particles vibrate to and fro in the direction of the wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at the right angles to the direction of wave propagation। बताइए सही है कि नहीं सही है? दोनों सही है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेव डायनामिक्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन और मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरा सही है आंसर इसका भी। ठीक है, पी वेव्स हमेशा भाई रिकॉर्ड होती हैं सीस्मोग्राफ में, दैट कंसीडर एज द प्राइमरी वेव्स ऑफ पी वेव्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। पी वेव्स हमेशा एनालॉगस होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, इंडिविजुअल पार्टिकल्स टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, और एस वेव्स जो है एनालॉगस होती हैं किसके, ट्रांसवर्स वेव्स के, इसलिए पार्टिकल्स जो है अप एंड डाउन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, with reference to the coal based thermal power plants in India consider the following statements। ठीक है भाई, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, अब ये बताओ, अब ये फिर वही आ गया, एलिमिनेशन टेक्निक का बैंड बजाया है, बैंड। ठीक है, बताइए बताइए क्या लग रहा है इसमें से, क्या आंसर लग रहा है? कोई सही लग रही है इसमें स्टेटमेंट? नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, गलत है भाई। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, गलत है। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, बिल्कुल ही गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ द वर करेक्ट? कोई भी करेक्ट है? नन, बाकी एक को करेक्ट नहीं है ना। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में जो है सबसे पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि मुंद्रा पावर प्लांट जो है वो सी वाटर यूज़ करता है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च 40% ऑफ द कंट्रीज थर्मल पावर प्लांट्स आर इन लोकेटेड एरियाज वेयर इज हैविंग हाई वाटर स्ट्रेस। ठीक है, और मुंद्रा गुजरात, तिरोडा महाराष्ट्र, कावनी राजस्थान, उडुपी कर्नाटका, ये प्राइवेटली ओन्ड कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वुलबाचिया मेथड पे क्वेश्चन था। ठीक है, वुलबाचिया मेथड अगर पता हो तो ये दिस इज यूज फॉर द कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज। ठीक है, वुलबाचिया क्या होता क्या है पहले ये तो पता हो। वुलबाचिया बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये एग्स ले करते हैं, दैट वोंट हैच। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, आप देखिए क्या होती है। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली, इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइम, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह से जो भी हो रही है, पंप हो रही है, क्या हो रही है। अब इसमें बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं विच शुड बी कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो ऑल 3 शुड बी डिस्कस्ड एंड ऑल 3 आर रिलेटेड ऑल्सो। ठीक है, ये हैं सोल्यूशन टू कैप्चर द कार्बन, ठीक है, एंड सिक्वेस्ट्रेशन। नाउ एरियल मेनोनगोमिक्स बेस्ट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, ये बताइए क्या लगता है आपको। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स है फ्रॉम एयर इन हैबिटेट, या अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप है, क्या है, एयरबोर्न डिवाइसेज है टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स, या सेंडिंग ड्रोन्स है। ड्रोन्स कुछ नहीं है। जहाँ भी मेटाजेनोमिक्स आपका आ गया, ठीक है, दैट ऑलवेज रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। ठीक है, एरियल मेटाजेनोमिक्स को करते हैं। मेरा बायोटेक का बैकग्राउंड है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा सही है, ये ऑप्शन। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन दे देते ना मज़ा ही आ जाता। माइक्रो सेटेलाइट डीएनए,
इट इज़ यूज इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, देखते ही टक से जवाब, बायो वाले स्टूडेंट्स मेरे जैसे, ए ऑप्शन स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फॉना, ठीक है, सिंपल। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं, हम VNTRs यूज़ करते हैं, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है, यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंडियन हिस्ट्री पे कि अलेक्जेंडर रिया, AH लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सोवल एंड जेम्स बर्गस एंड वॉल्टर इलियट ये एसोसिएटेड थे किससे भाई? एसोसिएटेड थे ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से एसोसिएटेड थे। इंग्लिश प्रेस से रिलेटेड तो थे नहीं, चर्चेस की स्टैब्लिशमेंट से भी नहीं थे, और रेलवे की कंस्ट्रक्शन से तो बिल्कुल ही नहीं थे, ठीक है। और ये इन्होंने दी है डिस्क्रिप्शन इनकी कि नंबर ऑफ लाइमस्टोन बुद्धिस्ट स्कल्पचरल पैनल्स इन्होंने ही निकलवाए थे, ठीक है, तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल इनसे जुड़े हुए थे ये चीज़ें इन फाइंडिंग से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। बेसनगर, भाजा, सताना, वसाल, ठीक है, ये आपको पेयर्स इनके भाई करवाने थे। शेवियाइट हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन केव श्राइन है, कौन सा करेक्टली मैच है? तो हमें देखा जाए बुद्धिस्ट भाजा, ठीक है। एक ये आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है ये बताइए, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे यार गले में एकदम प्रॉब्लम सी हो रही है। सही है ना, बोलिए। बिल्कुल बाजा सही है। सताना वसाल जैन आपका है, जैन धर्म से बिल्कुल है, ठीक है, तो दो ही हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेशनेगर गलत है। बेशनेगर इन्होंने जो शेवियाइट बता दिया है दैट इज़ फॉर वैष्णवाइट, ठीक है, वैष्णवाइट है वो, वैष्णविज्म से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 23rd। दो स्टेटमेंट्स दी थी इन्होंने। 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। अब बताओ ज़रा, ये नेशनल हैंडलूम पे आना था क्वेश्चन, क्यों आना था? थ्रस्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ रखा है खादी वादी पे, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उसी दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी, है कि नहीं, ठीक है। अभी ये इसलिए पूछा गया सवाल क्योंकि रिसेंट G20 समिट में नेशनल हैंडलूम डे पे, ठीक है, वन ऑफ द कैंपेन थीम्स थी, ठीक है ना, इसलिए। नेशनल हैंडलूम डे वाज इनॉग्रेटेड ऑन 7 अगस्त 2015 बाय PM नरेंद्र मोदी इन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पता लगे अगले साल पूछ लें, कहाँ भैया लिया गया था? तो चेन्नई में लिया गया था। कब लिया गया था? 2015 में लिया गया था इन, ठीक है यार, ये फिर वापस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 24th इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग। हाँ भाई, नेशनल फ्लैग पे आ गया क्वेश्चन। स्टैंडर्ड साइज दे रखा है 600 mm इज टू 400 mm, रेशो ऑफ लेंथ टू हाइट यानी विड्थ इज 3:2। अब बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? 3:2 तो सही है, लेकिन जो उन्होंने लेंथ वाले डायमेंशंस दिए वो सही है ना? वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। इन्होंने ऑप्शन में दे दी 600:400, ठीक है, जो कि गलत है वो, ठीक है ना, वो गलत है। डायमेंशन इटसेल्फ इज रॉन्ग। चलें आगे, चलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डे। भाई कब सेलिब्रेट होता है? 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन इंडिया। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी अंडर द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे भाई संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, हर साल मनाया जाता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था इसलिए। बट ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन 19 नवंबर 2015 नोटिफाइड द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट द 26 डे ऑफ नवंबर एवरी ईयर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 26 आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इन्होंने दे दिया, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 दे दिया, स्विट्जरलैंड हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इन्होंने दे दी हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या लगता है क्या सही होगा, ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। कौन सी सही है कौन सी गलत, वो देख लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट ओवर हेयर, ठीक है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है हमें, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, लेकिन स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। कहाँ पे है वो? जर्मनी में है, ठीक है, दैट इज़ इन जर्मनी,
ठीक है, इट इज़ इन जर्मनी। देन 27th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। एंड स्टेटमेंट 2 दे दिया, द यूएसए एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसमें अगेन एक आपकी, अगर आप ध्यान से देखें तो सही होगी, और उसके बाद दूसरी उसकी एक्सप्लेनेशन को करेक्ट करेगी, ठीक है। ट्रेड एंड काउंसिल के बारे में तो दोनों सही होंगी एंड वही उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोबारा एक बार देख लीजिए। USA and EU have launched the Trade and Technology Council, करेक्ट है, ठीक है। एंड USA and EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control, ये भी सही है और इसीलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने दिया है कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय द USA एंड EU एज ट्रांस-अटलांटिक पॉलिटिकल बॉडी इन ऑर्डर टू कंट्रोल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द विच फ्रेमवर्क, प्राइवेसी शील्ड, प्राइवेसी शील्ड। वो तो अच्छा है, इस पर डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया प्राइवेसी शील्ड फ्रेमवर्क पे, नहीं तो तब फंसते, ठीक है, तब फंस जाती चीज़ें। देन उसके बाद बात आती है आपकी इंडिया अकाउंट्स फॉर 3 to 2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। देन मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बताइए इसका क्या है। कोई एक ही स्टेटमेंट सही है, कौन सी आपको लग रहा है? बताइए। इसमें इन्होंने ना गलत दिया है, एक्चुअली दोनों सही हैं मेरे हिसाब से तो स्टेटमेंट्स, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन डी दिया है, बट ऑप्शन डी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। दोनों सही हैं लेकिन 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन एनी केस, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ ना गलत दे दी है, आंसर डी नहीं है, आंसर बी है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। Consider the following statements. The Stability and Growth Pact of European Union is a treaty. यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी के ऊपर आ गया। कौन सी स्टेटमेंट्स आपको सही लग रही हैं इसमें से बताइए। कोई एक ही स्टेटमेंट सही है, और कौन सी सही है? कोई एक ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। We'll come on the next question. Next question is, ठीक है, recently all the countries of United Nations have adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM, ठीक है। क्या है? GCM। देन उसके बाद है objectives and commitments stated in GCM are binding on the UN member. GCM addresses internal migration, ठीक है। अब पहली बात तो बाइंडिंग है क्या? नहीं, बाइंड तो नहीं करते, तो ये तो गलत हो गया। तो ओनली 2 तो वैसे ही गलत, ऑल 3 वैसे ही गलत, तो ऑप्शन ओनली 1 आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये बाइंडिंग है किस पे? बाइंडिंग है ये सिग्नेटरी स्टेट्स पे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड नॉट टू साइन इट, सो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 बिकम्स इनकरेक्ट एज इन स्टेटमेंट 2। ये भी गलत, वो भी गलत, सही, ठीक है। सारी कंट्रीज ने GCM को अडॉप्ट नहीं किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ जी, जननी सुरक्षा योजना, ये क्वेश्चन यूपी PCS 2023 PT में आया है, प्रीलिम्स में घुमा के पूछ लिया इन्होंने, क्योंकि UPSC तो PCS के बाप हैं। चलिए इसमें बताइए, जननी सुरक्षा योजना, भाई ये तो देखने से दिख रहा है चारों ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स की। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, एंड ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 32nd क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर दिस स्ट्रेटजी, ठीक है। चलिए भारत स्ट्रेटजी के अंडर क्या है भाई, बताइए इसमें फटाफट देख के फटाफट बताइए। चारों ऑप्शंस करेक्ट दिख रही है क्या? पहले देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोफिलाइटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, हाँ है,
बिल्कुल. adolescents and pregnant women, runs a campaign for delayed cord clamping, बिल्कुल. at the time of childbirth, बिल्कुल. it provides for periodic deworming to the children and adolescents, बिल्कुल correct. it addresses non-nutrition causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. चारों सही है. all statements are correct. ठीक है. अनीमिया मुक्त भारत है भाई. यूनिवर्सल स्ट्रेटजी अप्लाई की गई है. ठीक है. क्या रिड्यूस करना है? एनीमिया की परसेंटेज 3% पॉइंट से रिड्यूस करनी है हमें. ठीक है. और उसके बाद किस पे फोकस हो रहा है? 6 टारगेट्स के ऊपर फोकस हो रहा है. 6 टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप्स. ठीक है. थ्रू 6 इंटरवेंशन. 6 6 6 ये है इसका रूल याद करने का. 6 ठीक है. 6 लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ग्रुप, 6 इंटरवेंशंस एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. आप ये पढ़ सकते हैं पोषण अभियान के तहत. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कार्बन फाइबर से रिलेटेड था. यह क्वेश्चन ईजी था, पता होना चाहिए. दोनों सही है. कार्बन फाइबर्स बिल्कुल यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स में दैट आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट. एंड कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल नहीं हो सकते. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विद रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट. ठीक है. हाँ जी. ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. ठीक है. एयरबैग्स के ऊपर क्वेश्चन था भाई. जो जितने भी धूम मचाले ड्राइवर्स बताइए ज़रा फटाफट. ठीक है. क्या लगता है एसीरोमीटर का आपका इसमें रिक्वायर्ड कौन से फंक्शंस होते हैं? ठीक है. सारे होते हैं, ऑल 3. ठीक है. डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल देखता है. डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले. ठीक है. और डिटेक्शन ऑफ कार कोलिजन सब देखता है ये. ठीक है. एक्सीलोमीटर का काम ही यही है. Now, with reference to the role of biofilters in the recirculating aquaculture system, consider the following statement. Biofilters क्या हैं? These provide waste treatment by removing uneaten fish food. They convert ammonia present in fish waste to nitrate and they increase phosphorus as nutrient for fish in water. हाँ तो बताइए क्या है? सारे सही हैं ना? 2 ही सही हैं. कौन से 2 सही हैं? सबसे पहले देखते हैं पहला स्टेटमेंट सही है क्या? बायोफिल्टर प्रोवाइड करते हैं वेस्ट. बायोफिल्टर प्रोवाइड करते हैं क्या? वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश. बिल्कुल ठीक है. ये करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 देखते हैं. बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वाटर टू नाइट्रेट. बिल्कुल करेंगे ही करेंगे. अमोनिया तो नाइट्रेट में जाएगा ही. ठीक है. देन उसके बाद बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट. ये ऐसा करते हैं? नो, गलत. ठीक है. तो इसलिए ओनली 2 इज करेक्ट. तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. ठीक है. ये बताने थे भाई पेयर्स करेक्टली मैच कौन से. क्या लग रहा है आपको? दिख रहा है कुछ? नेबुले स्टार्स होते हैं क्या विच ब्राइटन एंड टाइम? ये तो है ही नहीं. सेफिड्स क्या होते हैं? जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट. नो. पल्सर्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स. नो कोई भी सही नहीं है. ठीक है. नन. मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था बट क्योंकि मुझे सिर्फ नेबुले का पता था. ठीक है. तो सेफिड्स क्या है? ठीक है. दीज आर स्टार्स नॉट क्लाउड्स एंड गैसेस. सबसे पहली बात सेफिड्स. देन उसके बाद नेबुला क्या है? जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट स्पेस जो भी है गैस इन स्पेस. और पल्सर्स क्या है? पल्सर्स पता होना चाहिए आपको. पल्सर्स आपके rotating neurons. ठीक है. स्टार्स. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन दिस थिंग सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? जापान का है. ठीक है. क्वासी जेनेट सैटेलाइट सिस्टम QZSS. ठीक है. मिचिबिकी. ठीक है. इसका नाम है मिचिबिकी. और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास क्या है? GBAS. ठीक है. ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स. ठीक है. ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स. 38 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपल्ड. ठीक है. एट सबसोनिक आपकी स्पीड. ठीक है. थ्रू देयर फ्लाइट्स. एंड अग्नि V के बारे में पूछा है. मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. ठीक है. आपको क्या लग रहा है? दोनों सही हैं? मेरे को तो दोनों ही गलत लग रहे हैं. दोनों ही गलत हैं. ठीक है. क्रूज मिसाइल्स जो हैं आपकी दोनों ही गलत हैं इस पर. ठीक है. जो एक सेकेंड कहाँ जा रहा है सारा ये? हाँ ठीक है. तो इसमें जो क्रूज मिसाइल्स हैं दीज आर जेट प्रोपल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स. ठीक है. थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स. देन उसके बाद वाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल बूस्ट फेज ऑफ फ्लाइट. ठीक है. अग्नि इज अ बैलिस्टिक मिसाइल. ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल. स्टेटमेंट को कंसीडर करें. गोल्ड माइनिंग के ऊपर था मर्करी पॉल्यूशन से रिलेटेड. इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है? मैं तीनों सही हैं. ये सिंपल था. अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो हो जाता. मैंने किया था इसे. गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन. बिल्कुल है. अन कोल बेस्ड थर्मल प्लांट भी मर्करी पॉल्यूशन करते हैं. देयर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. इन्होंने डाटा दे दिया है पूरा. आप इसको पढ़ सकते हैं इन डिटेल. नेक्स्ट 48 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ग्रीन हाइड्रोजन के रेफरेंस में था. क्या ये डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज़ हो सकती है इंटरनल कंबशन में? क्या ये ब्लेंड हो सकती है नेचुरल गैस के साथ?
क्या ये हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज़ होके व्हीकल्स को रन करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है, सिंपल है, ठीक है। है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू होम गार्ड्स, होम गार्ड्स के बारे में है क्वेश्चन, ठीक है। होम गार्ड्स भाई किसके अंडर आते हैं? होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, बिल्कुल। टू प्रिवेंट इन्फ्लिटेशन इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरियाज, बॉर्डर रिंग गार्ड्स, ये वो सारी चीज़ें अटरम पटरम सब भाई तीनों सही हैं, ऑल थ्री करेक्ट है, ठीक है। 42nd क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है ना भाई। ये एक्ट आ गए, ये एक्ट मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है। ज़रा आप बताओ मुझे इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। अभी नहीं बता पा रहे, चलिए इसका एक ही कोई क्वेश्चन, एक ही कोई सही है और वो है कि एक्शन 1 इज़ कवर्ड अंडर IPC सेक्शन 21, हैंस फर्स्ट पेयर इज़ इनकरेक्ट, पहला तो गलत हो गया। एक्शन 2 इज़ कवर्ड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, हैंस पेयर 2 इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, पेयर 3 इज़ करेक्ट, हैंस आंसर इज़ ए, ठीक है। तो ऊपर के दोनों गलत, तीसरा सही ऑप्शन हो गया ए। ऐसे गंदे क्वेश्चन मैं करती नहीं इसलिए मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं, सीधी सी बात। आप लोगों का पता नहीं, आप लोग बताइए आपने क्वेश्चन किया था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन्स विच आर ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़ एंड रीजन्स फॉर, भाई क्यों न्यूज़ में थे भैया? नॉर्थ किवू, इतूरी, नारगोनो करबाक एंड खेरसोन एंड जारीफोजिया। मैंने तो इसको भाई जॉम्बीज पढ़ के नामीबिया पता नहीं क्या पढ़ लिया था और मुझे सही नहीं लगा ये क्वेश्चन, मैंने नहीं किया और इसमें अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। ये कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, नन है, सब गलत है, सब गलत है। ये है भी क्वेश्चन अजीब सा, इसके तो ऑप्शंस भी नहीं देखने। आगे चलिए 44th क्वेश्चन है। इज़राइल और उस पर अरब पे था, ठीक है। इज़राइल के भाई इस्टेब्लिश्ड हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन सम अरब स्टेट्स एंड अरब पीस इनिशिएटिव क्या है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये भाई दोनों ऑप्शन सही हैं एंड जो 2 है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अरब पीस इनिशिएटिव वो है, वो मीडिएट किया था सऊदी अरेबिया ने, इज़राइल और अरब लीग ने इसको साइन किया था, ठीक है। बट इसमें अरब कंट्रीज जिनके पास फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद इज़राइल इंक्लूडिंग इजिप्ट, जॉर्डन, UAE, बहराइन एंड मोरक्को, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेज विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है? ये थोड़ा मोटा मोटा भी पता हो तो आप कर सकते थे भाई। करेक्टली पेयर्ड मैचिंग कौन सी है? इसमें सिर्फ एक ही करेक्टली पेयर्ड मैचिंग है, आप बताएंगे इसमें किसकी करेक्टली पेयर्ड मैचिंग है, ठीक है, वो आप बता देंगे। तो उसमें ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर ए है, ठीक है। बताएंगे आप कौन सा करेक्ट है कमेंट सेक्शन में। सब स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं यहाँ पे, मुझे पता है, ठीक है। आना चाहिए जवाब इसका कमेंट सेक्शन में, कौन सा स्टेटमेंट सही था, ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन। 44 चेस ओलंपियाड के बारे में था। फर्स्ट टाइम कब हुआ ये चेस ओलंपियाड? क्या ये इंडिया में हुआ? ऑफिशियल मैस्कॉट थाम्बी था? क्या ये ट्रॉफी जो भी जीता गया, ठीक है, वेरा मैनचिक कप था? ट्रॉफी विनिंग टीम की क्या हैमिल्टन रसल कप के सेक्शन में थी? बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, ठीक है। हैमिल्टन रसल कप की विनिंग्स वुमेन सेक्शन में थी। और एक और ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वेरा मंचिक कप, ठीक है, विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन वाज दिस। नहीं, मैंने क्वेश्चन किया नहीं था, मुझे आता नहीं था, ठीक है। चेस वैसे भी भैया खेलते हैं मेरे, मैं कभी कभी खेलती थी बट इतना इन डेप्थ में नहीं गई। आप लोगों के वैसे फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स तो स्विमिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 47th। अगेन पेयर मैचिंग, ठीक है, कोई भी सही नहीं है इसमें। ये भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कन्फ्लिक्ट में, कोई भी सही मैच नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉनबास जो है दैट इज़ इन यूक्रेन, काचिन इज़ इन म्यांमार, टिग्रे इज़ इन इथोपिया। टिग्रे का नाम सुना सुना थोड़ा, डॉनबास और काचिन तो बिल्कुल नहीं। रिसेंट ईयर्स आपकी गिनिया मिली सूडान देवर कॉट इन द इंटरनेशनल अटेंशन, क्यों कॉट किया था, ठीक है। इसमें क्या क्या आई रीज़न? इसमें आंसर था सक्सेसफुल कॉप्स, ये भी मैंने छोड़ा था। विटनेस है मिलिट्री कॉप, ठीक है, 2021। क्यों? आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया इन ए कॉप डिफीटेड इन सितंबर 2021। एक्सप्लेनेशन दी हुई आप देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं इसमें बताइए, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज? बताइए, सारी तीनों को कर देती है डीकार्बोनाइज, ठीक है। फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज एंड स्टील प्लांट्स को, ठीक है। उसके बाद G20 पे क्वेश्चन आना ही आना था, क्योंकि G20 की अध्यक्षता अभी इस टाइम पे इंडिया के पास है। और इसके साथ ही साथ एक और उन्होंने किया था ना, एक और सबमिट चल रहा है साथ ही साथ, SCO, ठीक है। G20 के बारे में दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी G20 की प्रायोरिटीज़, और इट वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज प्लेटफॉर्म ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ठीक है।
कब बना था? 1999 में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, के तहत बन गया था ये। 51st क्वेश्चन है भाई, झेलम रिवर कहाँ से पास करती है? वुलर लेक से। इन्होंने स्टेटमेंट्स दिया, बताइए कौन सी सही। कृष्णा ने डायरेक्टली फीड्स कोलुरु लेक और मिनरिंग ऑफ गंडक कानवार पे बनती है। कोलुरु तो पता ही होना चाहिए आपको, आंध्रा में है, ठीक है। That is directly fed by water from the seasonal Bundamuru and Tamil Nadu rivers and is connected to the Krishna Godavari irrigation system by irrigation canals. Kanwar Lake by Karbatal Lake is situated in Begusarai district of Bihar. It is largest oxbow lake. ठीक है, it has been declared as the Ramsar site in 2020. तो दो ही सही है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। करमनचार पोर्ट आ गया, मुंद्रा पोर्ट आ गया, पोर्ट पे क्वेश्चन जरूर आता है। विशाखापट्टनम पोर्ट आ गया। कौन से करेक्टली मैच्ड है? सिर्फ 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जवाहरलाल पोर्ट जो है आपका, दैट इज लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। तो ये 2 सही हैं आपके। मुंद्रा करमनजार सही है, विशाखापट्टनम गलत है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन आते हैं भाई, ये फ्रूट्स के ऊपर था। ये थोड़ा मेरे को पसंद भी है, महुआ खाना। मम्मी जब लल्ही छठ रखती हैं व्रत, उसमें यूज़ होता है। आप बताइए आपको पसंद है कि नहीं, आपके मम्मी ये व्रत रखते हैं कि नहीं। ये पूर्वांचल साइड में रखा जाता है व्रत। जैक फ्रूट, महुआ, टीक, इसके बारे में पूछा था। डेसिडुअस कौन से हैं? 2 ही हैं। कौन से डेसिडुअस हैं पता होना चाहिए, महुआ और टीक। जैक फ्रूट जो है आपका एवरग्रीन है सारा टाइम, डग डग डग, है ना। चलिए नेक्स्ट 54th क्वेश्चन आते हैं। ये इंडिया और चाइना के में कंपैरिजन दिया हुआ था प्रोडक्टिविटी और प्रोपोगेशन ऑफ इरिगेटेड एरिया के केस में। इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, और वो कौन सी सही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 55th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल? रिपीटेड फॉल्स कौन से हैं? दैट गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। मार्शलैंड खूब सारे हो गए, दैट इज रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ एक समय तक क्या था? शॉलो पार्ट ऑफ अरेबियन सी था, ठीक है। रीजन बिकेम ए सीजनल मार्शी सॉल्ट डिसर्ट ओवर द ईयर्स, ठीक है। साल दर साल वो होता गया, ठीक है। मानसून ने रीजन को फिलअप किया, फिर वो वेटलैंड बन गया। एंड समर क्या होता है? पानी सूख जाता है, ऐसे बेड ऑफ वाइट सॉल्टी लैंड दिखता है वो, इसलिए रन ऑफ कच्छ इतना फेमस है। पधारी है गुजरात में, वही वाला हाल है, वही अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। Inlet and rutile abundantly available in settled coastal tracts of India. रिच सोर्सेज हैं किसके? टाइटेनियम के रिच सोर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई? कॉन्गो, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्बो बेसिन? कौन है? कैमरून, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 59th पे। अगेन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे दी हैं, आपको क्या लग रहा है कोई सही है इसमें से? बताइए ज़रा। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री। नो। बिल्ली रंगन हिल्स, अरे BR हिल्स, ओहो बिल्ली रंगन हिल्स, अरे ये तो मैं गई हुई हूँ, पोस्टिंग हुई थी मेरी इधर। कॉन्स्टिट्यूट द सरकारी नौकरी ना सब जगह घुमाती है, आपको पता है। कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। नो। शीशाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नो, सब गलत है भाई। अमरकंटक कहाँ पे है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्या। BR हिल्स, ठीक है, साउथ वेस्टर्न कर्नाटका, इट इज़ बॉर्डर विद तमिलनाडु एंड साउथ इंडिया। बहुत ही सुंदर टेम्पल है यहाँ पे कान्हा जी का। BR हिल्स बहुत ही मतलब बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, मेरी पोस्टिंग हुई थी उधर। आई वॉज पोस्टेड इन मैसूर, ठीक है, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। देन शीशाचलम हिल्स जो हैं आपके, पता ही होना चाहिए आपको, यहाँ ज्योतिर्लिंग है भगवान जी का, शिव जी का। कौन सा है? मल्लिकार्जुनम, मल्लिकार्जुनम, जय प्रभु, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी से बताइए क्या है इसमें, आपको कोई ऑप्शन सही दिख रही है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ और सूरत। नो। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोशन मणिपुर एंड चिंगमई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। नो। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड रनिंग चाइना। नो, तीनों ही गलत है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम में कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। ट्राइलेटरल हाईवे जा रहा है मणिपुर में, नॉट इन म्यांमार, ठीक है। और जो आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल को कनमिंग से कनेक्ट कर रहा है, चेन्नई के, ठीक है, वाराणसी को नहीं। देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे दिए। ये थोड़ा मुझे अजीब टाइप का क्वेश्चन लगा था इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, इसलिए मैंने इसको नहीं किया था। आप देख के बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें।
इसमें इन्होंने ऑप्शन डी करेक्ट दिया है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। बिल्कुल, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स आरबीआई का यही काम है, यही करती है वो, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही है एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63rd, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अगेन। भाई बहुत स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे, दिमाग ख़राब हो गया था बिल्कुल देख देख के। कार्बन मार्केट्स के ऊपर है, समझ में नहीं आया कुछ भी मुझे, इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। इसमें उन्होंने दिया है कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट, आप देख लीजिएगा। 64th क्वेश्चन है फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं बोल नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, इतना जुकाम हो रखा है ना बिल्कुल हद से ज़्यादा, स्विमिंग करने की वजह से इतने दिनों बाद स्विमिंग रिज्यूम की है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पढ़ने की वजह से रात रात जग के पढ़ने की वजह से तबीयत बहुत ख़राब हुई है, बहुत फीवर हुआ है। अभी थोड़ा रेस्ट करना है, फिर वेंसडे ऑनवर्ड्स मैं मेंस पे स्टार्ट करूँगी, अपने यूपीपीसीएस मेंस पे एकदम जुटूंगी। आपके लिए वीडियो आएंगी स्ट्रेटजी वाइज, क्या बुक्स पढ़नी है, कैसे क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करिए मुझे। आप लोगों से बात करके और अच्छी चीज़ें सुन के थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। 65th क्वेश्चन आपका ये दे दिया था, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। ठीक है, इनमें से भाई कैपिटल मार्केट्स में कौन सी आती हैं? सिर्फ 2 ही आती हैं। ही कौन सी 2 आती हैं? पता होना चाहिए आपको। बताइए कौन सी 2 आती हैं, बताइए जल्दी। फाइनेंस का क्वेश्चन है, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, पता होना चाहिए। ट्रेजरी बिल आपकी जो है, ठीक है, कॉल मनी मार्केट और ये आपका जो ट्रेजरी बिल मार्केट है, ठीक है, ये आपके जो शॉर्ट फाइनेंशियल उसमें आती हैं, है ना। ठीक है, इसलिए 2 ही करेक्ट है इसमें। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक है, कुछ ऑप्शंस इतनी बड़ी बड़ी थी, दिमाग ही खप गया। लेकिन जब पढ़ा तो आसान लगा, इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट था। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर भी। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। नाइजर इज कल्टिवेटेड खरीफ क्रॉप एंड सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। करेक्ट, ऑल 3 सिंपल। फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट को देखिए, क्या सही लगता है आपको? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं? 3 है इनमें से, कौन सी? ब्रांड रिकॉग्निशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है। ठीक है, इंटेंजिबल है, इन्वेंट्री, टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब पता होना चाहिए, चल मूवेबल इमूवेबल, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने कौन से को क्राइटेरिया यूज़ किया था? सिर्फ 3 को क्राइटेरिया यूज़ किया था। अगेन एलिमिनेशन मेथड की पुंगी बजा दी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, इसके ऊपर वाला मैंने किया था, नाइजर वाला भी किया था। देन अफोर्डेबल हाउसिंग, ये आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, फोकस किस पे है? फोकस बताइए, 3 पे फोकस है इनका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए। इंडिया आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स depends on coal for most of its electricity production and uranium enriched the extent at least 60% is required for production of electricity. No, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट है मार्सुपियल्स पे। ये मार्सुपियल्स क्या है मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन नहीं किया, इसके लिए इन्होंने ऑप्शन बी दिया है आंसर, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। 73rd इज इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ठीक है, ये क्या है भाई? IUCN की वेबसाइट से द सेंटर बिलोंग्स टू IUCN। कौन सा? ये IUCN बिलोंग करता है इसको। ठीक है, कौन सी भाई? जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव है आफ्टर सनसेट। 2 है इनमें से। ठीक है, बस ये जो है नॉक्टर्नल नहीं है, बाकी दोनों हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वॉगलो डांस? भाई बताइए। फॉर अदर्स दे आर कीन टू इंडिकेट डायरेक्शन डिस्टेंस। भाई कौन करते हैं भैया? हनी बीज करती हैं, डांस भी करती हैं। लो देख लो, बताओ ले हाल। मम्मी यहाँ हम लोग को कहते हैं तुम लोग से डांस नहीं होता, अभी बता दें हनी बीज भी डांस करती हैं, तो बस देखो फिर वो वाल। अब बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल। मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, बिल्कुल। मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल। एंड दे हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, ऑल 4 इज करेक्ट। बायोटेक वाला जिंदाबाद। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल्स। इंडियन स्क्वायरल्स के बारे में बताइए।
तीनों ही सही हैं। नेस्ट बनाती हैं बरो बना के, अपना फूड मटेरियल स्टोर करके रखती हैं, ओमनीवोरस होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बिल्कुल। ऐसे भी हैं जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से ग्रो करते हैं, बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी हैं जो pH बिलो 3 में भी कर जाएंगे, बिल्कुल। ऑल 3 आर करेक्ट। बायोटेक जिंदाबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड? कौन करता है भाई? औरंगुटान करता है। ठीक है, इसमें बायोटेक जिंदाबाद नहीं, इसमें तो जूलॉजी वाले जिंदाबाद। कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, एरोसोल्स, फॉर्म एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स। आप बताओ भाई कौन से हैं भाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए? भाई 3 है इनमें से। ठीक है, लुब्रिकेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं बट दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्ना कटका? ठीक है, धन्ना कटका जो भी है आपका फ्लोरिश एज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर कहाँ पे था? आंध्रा में। ठीक है, धारणी कोटा कहते हैं इसको। विद रेफरेंस टू एशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्तूपा के ऊपर था क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज इन बुद्धिस्ट ओरिजिन। ठीक है, स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलीज। ठीक है, एंड स्तूपा वॉज मोटिव एंड कमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, बट इसमें 2 ही सही हैं, फर्स्ट गलत है, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट ओरिजिन से नहीं है स्तूपा। देन उसके बाद रेफरेंस टू एशियन साउथ इंडिया, कोराईकाई, पुम्पर, मुचरी। क्या है? पोर्ट्स हैं भाई, तमिलनाडु के पोर्ट्स थे ये। ठीक है, देन उसके बाद द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ बताइए वट्टाकी रुटल एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। पता नहीं क्या क्या करते थे लोग पुराने ज़माने में, मैंने नहीं किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। हाउ मेनी ऑफ द डायनेस्टीज एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी? कौन, किसने किया था? नो। होयसला? नो। गावदला? नो। ककातिया? नहीं। यादवा? नहीं। नन। होयसला ने कब किया था? 11th सेंचुरी, ये होयसला। ठीक है, राजपूत डायनेस्टी गंधावला ने किया था 10वीं शताब्दी में। ककातिया ने किया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और यादवों ने कब किया था? यादवों ने किया था ट्रेड बैक टू 9th सेंचुरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू एशियन इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें आपको क्या सही लग रहा है बताइए मुझे, ये मैंने नहीं किया था क्वेश्चन। अमीरा महाकाव्य ये सही है, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। देन उसके बाद 87 है, सोल्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। क्या है भाई ये स्टेटमेंट? क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? किसकी? जैनिज्म की बातों को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसकी फिलॉसफी थी अनेक जीववादा। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा। देवराय 1, आगे पढ़ना ही नहीं, उतने पे ही पता होना चाहिए। वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज। बहादुर शाह ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल which of the following acts was the governor general of Bengal designated as the governor general of India? ठीक है, चार्टर एक्ट, सिंपल है ये। ठीक है, देन उसके बाद इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, 92nd क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दे दी थी। इंडिया में प्रिजन्स कौन मैनेज करता है? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या प्रिजन्स एक्ट 1894 करता है? दोनों सही हैं, एंड दूसरी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 93rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री? ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्ट करता है भैया? डिफाइंस द एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फर्स्ट अमेंडमेंट। स्टेट ऑफ मद्रास और श्रीमती आपका ये चंपाकम दुराईराजन केस था। ठीक है, 95th क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये वो नेशनल कमीशन दे दिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दे दिया। बताओ भैया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? एक ही है। ठीक है, और कौन सी है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वही है जो आर्टिकल 338B में आती है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर वो वॉइड आता है कि नहीं आता? अच्छा, वॉइड वाले पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे BUP PCS में भी आया था। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, इन्होंने कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल, मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 तो गलत ही है क्योंकि इसमें लिखा है राज्यसभा में अमेंड रिजेक्ट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना,
देन उसके बाद लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ठीक है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा राज्य देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल। ऐसा भी कुछ होता है क्या? स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 2 सिर्फ ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन आपका 98 क्वेश्चन था सेंट्रल गवर्नमेंट के वही कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर था, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देन उसके बाद आपका 99 क्वेश्चन है शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए। शेड्यूल्ड एरियाज़, ये टक से जवाब आना चाहिए था, इसमें 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें से स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एक ही ऑप्शन सही है। एंड देन उसके बाद आपका स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इन द इज द डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक, ठीक है। देन उसके बाद आपका 100 क्वेश्चन था, अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर था, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया था कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक ही स्टेटमेंट सही थी और वो थी थर्ड, ये पहली वाली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया जजमेंट को कुछ केसेस में जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज थी, आर्टिकल 16(4) दैट वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 335 डिफाइंस द एफिशिएंसी ऑफ ये एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए तो करता है क्या? नो 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 नो, नहीं करता, ठीक है। तो दोस्तों ये इतने सारे हो गए आपके 100 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। अभी मैं तुरंत ही आपको वाजीरामन रवि की भी वो डाल दे रही हूँ स्निपेट्स आंसर्स, वो आप मैच कर लीजिएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों के कितने आंसर सही हो रहे हैं, ताकि मैं एनालिसिस बना पाऊँ। खैर मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में क्या कंपेरिजन रहा है वो चीज़ मुझे फॉर्मुलेट करनी है, बिकॉज अब क्या होगी, भीड़ बढ़ेगी पीसीएस की तरफ, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल आया है, ठीक है, बहुत बच्चों की मोटिवेशन मोरल डाउन हुए हैं, ठीक है। तो पीसीएस की तरफ भीड़ होगी, सब स्टेट कमीशन एग्ज़ाम्स की तरफ, तो उसके लिए फिर अब आगे एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। वेंसडे ऑनवर्ड्स मैं शुरू करूँगी मेंस के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो से, आपको कुछ हेल्प हो पाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। चलिए फिर मिलते हैं कंपैरिजन एंड एनालिसिस के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, आराम करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।
ये सीन रहा कल के पेपर में GS1 2 एस्पिरेंट्स। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।